किसके ऊपर बात करना है? राष्ट्रपति के क्या शक्तियों के ऊपर हमें बात करना है। दैट मीन्स पावर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर बात करना है। जरा सा देखिएगा कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, नहीं, वो राष्ट्रपति भारत के एक प्रथम नागरिक होते हैं, नहीं, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। तो जो देश के प्रथम व्यक्ति हैं, देश के जो प्रथम नागरिक हैं, नहीं, जो देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके पास कुछ शक्तियां तो होनी चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो सारी शक्तियां दी गई हैं वो अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा गया है। तो अनुच्छेद को रटने से ज़्यादा सही ये होगा कि सभी शक्तियों को कैटेगराइज कर दें, है ना, अलग अलग भागों में क्या करें, उनके शक्तियों को हम लोग बांट दें और बांट करके फिर उसका अध्ययन करें, तो आपको आसानी से क्या हो जाएगा, ये बातें समझ में आ जाएगी। तो राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां दी गई है, इसमें सबसे पहला शक्ति हम लेकर के चलते हैं किसको? प्रशासनिक शक्ति को, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या चीज? प्रशासनिक शक्ति, ठीक है, जिसके लिए इंग्लिश शब्द क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, है ना। मतलब कि प्रशासनिक शक्ति मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की हम बात करें तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा कि प्रशासनिक शक्ति सबसे पहली बात की है क्या। राष्ट्रपति के कौन से शक्ति को हम प्रशासनिक शक्ति के अंदर रखें, नहीं, तो जरा सा देखिएगा कि हमारे देश में जब भी इलेक्शन होता है केंद्र सरकार की, तो आप उसमें एक चीज पाते होंगे कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाते हैं और बाकी सारे क्या, सभी नहीं, लेकिन उसमें से कुछ लोग मंत्री बन जाते हैं। अब मंत्रालय के अंदर में भी क्या होते हैं? विभाग होते हैं, समझ रहे हैं। तो जरा सा देखिएगा क्या होता है हमारे देश के अंदर में, चाहे जो भी मंत्रालय है, मंत्रालय कहने का मतलब, अब हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री के ऊपर ध्यान रखिएगा। तो जितने भी मंत्रालय हैं या भारत सरकार के अंदर जितने भी क्या हैं, विभाग हैं, है ना, तो भारत सरकार के मंत्रालय के द्वारा किए गए कार्य या विभाग के द्वारा किए गए कार्य को क्या करेंगे? प्रशासनिक कार्य मानेंगे। और इस कार्य के ऊपर राष्ट्रपति को किस तरीके से शक्ति दी गई है, तो वो शक्ति क्या हो जाएगी? राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति हो जाएगी। तो राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्ति का सीधा संबंध मंत्रालय के द्वारा किए गए कार्य और विभाग के द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित होता है। समझ गए? अब जरा सा एक चीज और इसमें समझिएगा आप लोग, क्लियर कट करके, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 77 का जब आप 1 को पढ़ेंगे, आर्टिकल 77 के 1 का, तो इसमें एक बात की घोषणा की गई है कि भारत सरकार, समझ रहे हैं, यानी भारत सरकार का जो भी मंत्रालय, ध्यान से देखिएगा, भारत सरकार का जो भी मंत्रालय या विभाग, समझ रहे हैं, जो भी प्रशासनिक यानी कार्यपालक कार्य करेगी, मतलब एग्जीक्यूटिव काम करेगी, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या लॉ को लागू करने के लिए या विकास करने के लिए जो भी काम करेगी, कौन? मंत्रालय या विभाग, है ना। ऐसा 77 के 1 में घोषणा है कि भारत सरकार का मंत्रालय या विभाग जो भी विकास से संबंधित, नहीं, कानून को लागू करने से संबंधित जो भी काम करेगी वो क्या कहलाएगा? वो प्रशासनिक कार्य कहलाएगा, है ना। तो जितने भी कार्यपालक कार्य किया जाएगा इस विभागों के द्वारा, कार्यपालक मतलब एग्जीक्यूटिव, जितने भी कार्य किए जाएंगे वो सब के सब राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। इसको जरा सा ध्यान से समझिएगा कि चाहे बेशक से कोई मंत्री काम करता हो, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि इकोनॉमी सर्वे आई, तो इकोनॉमी सर्वे के ऊपर या कुछ दिन बाद बजट पेश होगा। तो जब बजट पेश होगा तो आप देखेंगे कि वित्त मंत्री जो हैं वो बजट को पेश करेंगे, लेकिन करेंगे तो मंत्री बजट को पेश, लेकिन वो किसके नाम से पेश करते हैं? वो राष्ट्रपति के नाम से पेश करते हैं। यानी हमारे देश में जितने भी मंत्री के द्वारा, है ना, कार्यपालक कार्य किया जाए या विभाग के द्वारा कार्यपालक किया जाए, वो सब के सब अपने नाम से काम को न करके बल्कि राष्ट्रपति के नाम से काम करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, हम लोग अपने घर में क्या करते हैं, अगर गांव में मान लो कोई मंदिर वगैरह बन रहा हो तो हम लोग चंदा देते हैं, तो स्लिप पे नाम अपने पिताजी का लिखवा देते हैं कि पापा के द्वारा दिया गया, लेकिन हकीकत यह है कि कौन देता है? आप देते हो। ठीक उसी तरीके से काम तो मंत्री लोग करते हैं, विभाग करता है, लेकिन पूरा क्रेडिट वो किसके नाम से करते हैं? राष्ट्रपति के नाम से करते हैं। ऐसा क्यों? इसको भी जरा समझ लिया जाए। देखिए,
देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, जैसे एग्जांपल लीजिए कि मैं 4 भाई हूं और चारों सोसाइटी में अपने अपने नाम से अलग अलग डोनेट करें, ये हमारा डोनेशन रहा, ये भाई का डोनेशन रहा, ये इनका रहा, सब अलग अलग करें, तो ये अलग अलग डोनेशन करने की वजह से अलगाव का भाव आ जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम सच में टूट करके अलग हो जाएंगे। इसलिए जो भी भाई दान करें वो पिताजी के नाम से दान करें ताकि एकता बनी रहे। ठीक उसी तरह से मंत्री और विभाग अगर अलग अलग नाम से अपने नाम से काम करेंगे तो देश की एकता और अखंडता खतरे में आ जाएगी। इसी सोच के तहत मंत्रालय और विभाग जो भी काम करती है वो किसी एक व्यक्ति के नाम से काम करता है, वो किसी इस एक पद के नाम से काम करता है और वो पद क्या है? राष्ट्रपति है। समझ रहे हैं? ताकि हमारे देश के अंदर में बिखराव ना हो सके। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं? तो जरा सा देखिएगा क्या होगा कि राष्ट्रपति के नाम से जो काम होता है, कौन सा कार्य? कार्यपालक कार्य। इसका मतलब है कि जरा सा देखिएगा प्रशासनिक शक्ति के अंदर में क्या क्या आएगा। तो इन सभी की नियुक्ति, यानी किसी भी विभाग का पद, कोई डिपार्टमेंट बनी हुई है तो उसका अध्यक्ष, उसके सदस्य नहीं, या मंत्रालय में मंत्रियों की नियुक्ति, यानी जितने भी अधिकारी होंगे, अधिकारी कहने का मतलब समझ रहे हैं, ये आईएएस आईपीएस की बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये मंत्रालय और विभाग के जितने भी सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो नियुक्ति संबंधित जितने भी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, उन सभी शक्तियों को कहां रखा गया है? उन सभी शक्तियों को रखा गया है प्रशासनिक शक्ति के अंदर में। समझ गए? तो एक एक करके हम क्या करें, इनके सारे प्रशासनिक शक्ति को हम क्या करते हैं? समझते हैं। ठीक है, तो इतना आप समझ गए बात। अब देखिएगा प्रशासनिक शक्ति के अंदर में सबसे पहला, इसमें जाहिर सी बात है कि हम बात करेंगे अधिकतम किसकी? नियुक्ति की। नियुक्ति की क्यों बात करेंगे? क्योंकि नियुक्ति जो है वो किसी मंत्रालय के मंत्री का होता है या किसी विभाग के चेयरमैन का होता है, और उनकी नियुक्ति अगर राष्ट्रपति ही करेंगे तो हमेशा राष्ट्रपति के नाम से ही काम करेंगे ताकि जो है वो एकता और अखंडता बची रहे। वो इनके नाम से ही प्रशासन चलाएंगे, इसलिए उनके नियुक्ति को कहां रखा गया है? प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत रखी गई है। क्या मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूं? आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? तो जरा सा देखिएगा, नियुक्ति के अंदर में सबसे पहला चीज आपको यह समझना है। देखिएगा, सबसे पहले आपको समझना है प्रधानमंत्री पहली शक्ति इनकी। देखिएगा, प्रशासनिक शक्ति है ये, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति होने जा रही है। प्रधानमंत्री या इनके अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल है ना, जितने भी मंत्री हैं उन सभी का, है ना, जितने भी इनकी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री या बाकी मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो सबके सब नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जरा सा देखिएगा ऐसा क्यों, कैसे किया जाता है, सो देखिएगा, जरा देखिएगा। भारत के अंदर में लोकसभा की सीटों की संख्या मान लो 545 है, ठीक है, और इस 545 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए नहीं, अलग अलग पार्टियां अपना भाग्य का क्या करती है? आजमाइश करती है। तो एक्चुअली क्या है कि उसी पार्टी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाएगा जो पार्टी कम से कम 50% से एक सीट ज्यादा लेकर के आ जाएगी। यानी टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 273 सीट जो लेकर के आ जाएगा वो उस पार्टी का व्यक्ति देश का क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि बीजेपी, अब बीजेपी मान लो कि इस बार चुनाव लड़ी 2019 में, और मान लो कि वो सीट लेकर के 300 के पार आ गई। तो जब वो 300 से ज्यादा सीट ले आई तो प्रधानमंत्री बनने के लिए तो उनको 273 ही सीट चाहिए था, तो जितना चाहिए था उससे ज्यादा ले आए। तो राष्ट्रपति फिर बीजेपी से पूछे कि आप अपने पार्टी में से किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो जिस व्यक्ति का नाम सजेस्ट किया जाएगा, है ना, वो व्यक्ति इस देश का क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। या हो सकता है कि बीजेपी 273 सीट ना ला करके मान लो अगर 250 सीट ले आई होती, तब क्या होता? तो बीजेपी तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाता, बीजेपी के कोई भी मेंबर प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। तो फिर क्या करते कि बीजेपी जो पार्टी है वो छोटी सी किसी पार्टी से गठबंधन कर लेती। मान लो कोई ऐसी पार्टी है जिसने मान लो 35 सीट ले आई, तो इसके साथ गठबंधन करके टोटल कितना पूरा कर लेते? 285 सीट। और फिर जैसे ही ये दिखा देते तो यहां से भी ये प्रधानमंत्री का पद का दावेदार हो जाते। तो प्रधानमंत्री के पद का दावेदार दो ही तरीके से हो सकता है, चाहे तो जितनी सीट की जरूरत है उतना वो अकेले ले आए, या 2-3 पार्टी इकट्ठा होकर के इतना सीट पूरा कर दें और फिर वो आपस में क्या करें? समझौता कर लें कि तुम प्रधानमंत्री बनो, इसको विदेश मंत्री बना दो, इसको ये बना दो। यानी कि कुछ किसी भी तरीके से वो समझौता करके अगर राष्ट्रपति के सामने वो सिद्ध कर दें कि हम इतना सीट ले आए, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर, है ना,
जो व्यक्ति का नाम भेजा जाएगा, निर्दिष्ट किया जाएगा, उस व्यक्ति को भारत का क्या प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, यह प्रशासनिक शक्ति है। इसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो एक लिस्ट जारी करते हैं, नहीं जो चुनाव जीत करके गए हैं या जो चुनाव नहीं भी जीते हैं 6 महीने के लिए कम से कम, वो चैप्टर पार्लियामेंट में आप पढ़ेंगे। जिस व्यक्ति का नाम अब प्रधानमंत्री सजेस्ट कर देंगे राष्ट्रपति को कि इस व्यक्ति को आप विदेश मंत्री बना दो, इस व्यक्ति को वित्त मंत्री बना दो, इस व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दो, तो प्रधानमंत्री फिर एक लिस्ट तैयार करके राष्ट्रपति को सौंपते हैं और फिर राष्ट्रपति उन सभी व्यक्तियों को मंत्री के पद पर क्या कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं। तो चाहे तो प्रधानमंत्री की बात हो या किसी भी मंत्री की बात हो, राष्ट्रपति की पहली शक्ति क्या होती है, प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री का क्या करना, बताइए, नियुक्ति करना। पहली शक्ति समझ गए। दूसरी शक्ति आप देखिएगा ध्यान से इसी में, तो भारत का महान्यायवादी का नियुक्ति, भारत का क्या, महान्यायवादी की नियुक्ति, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति। ठीक है, अब इसको जरा सा समझिएगा क्या होता है। आर्टिकल 76, इसके एक चैप्टर में आपको अलग से पढ़ाऊंगा, अभी राष्ट्रपति ही हम पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल 76 में इसकी चर्चा ये है भारत के महान्यायवादी का। लेकिन थोड़ा सा मैं एक बात आपको समझा दूं, ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होते हैं, यानी सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होते हैं ये। ठीक है, ये विधि अधिकारी होते हैं। इनका काम क्या है सो देखिएगा। अगर भारत सरकार के ऊपर कोई भी मसला आ जाए, कोर्ट के अंदर में भारत सरकार के ऊपर कोई भी केस आ जाए, तो भारत सरकार की तरफ से ये वकील के रूप में जाकर के सरकार का क्या करते हैं, सफाई देते हैं। यानी कुल मिला के ये समझो तो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील, सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर जो है वो भारत के महान्यायवादी होते हैं। और इसका मूल कारण क्या है जरा देखिएगा। ये जो मंत्री लोग या प्रधानमंत्री लोग या राष्ट्रपति जो अपने यहां बनते हैं, वो लॉ के जानकार होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जनता के सामने कोई भी चुनाव लड़ते हैं और जनता जिसको भी वोट दे देगा वो जाकर के वहां पहुंच जाएंगे। और इनको क्या करना है, इन्हीं को फिर नियम कानून बनाना है, जिनको कोई गारंटी नहीं है कि इनको नियम कानून की जानकारी होगी। तो सोचो कि जिनको नियम कानून की जानकारी नहीं है वो नियम बनाएंगे कैसे। तो नियम बनाने के लिए कोई इनको सलाह देने के लिए हो, क्योंकि इनके पास खुद का ज्ञान तो है नहीं। तो जब इनको सलाह देने के लिए कोई हो तो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है या कोई और संस्था बनाए। तो आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है कि वो क्या करेंगे, जहां पर भी कानूनी मसला होगा तो वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के पास भी शक्ति है कि अगर वो चाह जाए तो सलाह दे भी सकता है या सलाह देने से मना भी कर देगा। तो जरा सोचो 143 का प्रयोग करके राष्ट्रपति अगर सलाह मांगे किसी कानूनी मसले में तो सुप्रीम कोर्ट मना भी तो कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर मना कर दिए तब ये कहां जाएंगे। इसलिए एक ऐसा पद का सृजन कर दिया गया कि आपके पास भी एक ऐसा ऑफिसर होना चाहिए कि कानूनी मसलों में अगर किसी भी तरह का कोई आपको सलाह चाहिए होगा या आपका पक्ष अगर कोर्ट में आपको रखना होगा तो आपके तरफ से यह व्यक्ति काम करेगा। तो भारत का महान्यायवादी की भी नियुक्ति कौन करते हैं, बताइए कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यह भारत का क्या हो गया, इनकी दूसरी शक्ति हो गया, समझ गए। तीसरा को जरा सा समझिएगा, कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, समझ गए। महालेखा नियंत्रक परीक्षक का नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। इनका काम क्या है सो देखिए। अब जैसे मान लो कि 5 साल के लिए हम लोगों ने मोदी जी की सरकार चुन दी और पूरा देश का खजाना उनके हाथ में सौंप दिए। इसका मतलब क्या है कि वो जैसे चाहेंगे वैसा पैसा उड़ाएंगे। वो चाह जाएंगे कि हम उसको दे दे तो उसको दे देंगे, नहीं, उसके लिए एक कैग है। यानी भारत सरकार जितने भी पैसा फंड से निकालती है और जितना भी वो खर्च करती है उसका सारा हिसाब कैग लिखती है, नहीं। और जब वो सरकार छोड़ करके जाते हैं साल में प्रत्येक साल सरकार को हिसाब देना पड़ता है कि आपने इतना पैसा लिया था, इतना यहाँ खर्च किया। सरकार जो हिसाब देती है वो वाला हिसाब और कैग जो लिखती है उसके डायरी को मैच किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार बीच में घोटाला कर रही है। इसलिए हिसाब किताब लिखने के लिए अपने यहाँ एक क्या है, किसको कह सकते हैं, अकाउंट ऑफिसर हैं, जिनका काम है क्या करना, हिसाब किताब को लिखना और लिख करके क्या करना। अब चौथा चीज को जरा समझिएगा, राष्ट्रपति और किसकी नियुक्ति करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज। इसमें थोड़ा सा कॉलेजियम सिस्टम है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के जज का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का जज है ना, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय है ना, हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, बोलो, उनकी भी नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
ये अलग बात है कि जिनके नाम इनके पास सजेस्ट किया जाता है कॉलेजियम के द्वारा, उन्हीं को ये अपॉइंट करते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, यानी राष्ट्रपति ही इनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। समझ गए। पांचवा में अगर आएंगे तो जितने भी राज्य हैं उन सभी का क्या, राज्यपाल। जितने भी राज्य हैं उन सभी के राज्यपाल, समझ रहे हैं, जितने भी राज्य हैं उन सभी के राज्यपाल, ठीक, राज्यपाल। या जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर में राज्यपाल नहीं होते हैं, वहां पर क्या होते हैं, वहां पर होते हैं क्या, वहां पर एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो चाहे गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर कहां पाए जाएंगे, राज्यपाल में, और एलजी कहां पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश में। तो चाहे तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करना हो या किसी केंद्र शासित प्रदेश का एलजी को नियुक्त करना हो, इन सभी की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ये भी इनके प्रशासनिक शक्ति के अंदर आता है। ठीक है। छठा पॉइंट पर जब आप आएंगे तो आप ये पाएंगे कि जितने भी निर्वाचन आयुक्त हैं, समझ रहे हैं, निर्वाचन आयुक्त समझते हैं, माने चुनाव करवाने वाली जो संस्था है ना, यानी कि चुनाव जो अपने यहाँ होती है वो चुनाव कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग कराता है। और निर्वाचन आयोग के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं। समझ रहे हैं। तो जो हेड ऑफिसर होते हैं निर्वाचन आयोग का, वो निर्वाचन आयुक्त या अन्य आयुक्त, समझ रहे हैं, या अन्य ऑफिसर, यानी एक हेड जो होंगे वो निर्वाचन आयुक्त, और अन्य निर्वाचन ऑफिसर्स का मतलब हो गया कि सब मिलाकर के एक बॉडी बनी है, नहीं, जिसमें कौन कौन है, निर्वाचन आयुक्त हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इन सभी को मिलाकर के एक जो संस्था बनी है वो निर्वाचन आयोग है, जिसका काम है भारत के अंदर में चुनाव करवाना, एक स्वच्छ चुनाव हो जो किसी भी सरकार का या किसी भी पार्टी का पक्ष न ले, ईमानदारी से चुनाव कराए। लेकिन उसके ऑफिसर की जो नियुक्ति होती है उसको, उस नियुक्ति को कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ये भी राष्ट्रपति का क्या है बताइए, ये भी राष्ट्रपति की शक्ति के अंदर आता है, प्रशासनिक शक्ति के अंदर आता है। अगला देखिएगा 7वां नंबर में, जितने भी संघ लोक सेवा आयोग है, जितने क्या, एक ही है, यूपीएससी का चेयरमैन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन और उनके सदस्य का भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। समझ रहे हैं। तो इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। समझ रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग के बाद वित्त आयोग है ना, यानी 8वें नंबर में जब आप आए तो आप ये देखेंगे कि वित्त आयोग का काम है, फाइनेंस कमीशन का काम क्या है कि वो क्या करे, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को सिफारिश करे कि इस राज्य को इतना पैकेज दे दो। जैसे आप देख रहे हैं कि बिहार की बाय मानो हालत खराब है, तो बिहार सरकार को ज्यादा मदद की जरूरत है, तो ये फाइनेंस कमीशन जो है वो केंद्र सरकार से सिफारिश करता है कि आप बाकी राज्यों को तो पैकेज दे ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बिहार को ज्यादा दे दीजिए, थोड़ा सा झारखंड को ज्यादा दे दीजिए। तो किस राज्य को कितना पैकेज देना है, नहीं, कितना पैकेज देना है, उस पैकेज का सिफारिश करने का काम वित्त आयोग करती है। वित्त आयोग की सिफारिश पर धनों का बंटवारा भी होता है केंद्र और राज्य के बीच में। तो वित्त आयोग के जो चेयरमैन होंगे या वित्त आयोग के जो सदस्य होंगे उनका भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। समझ रहे हैं। अगला आइए 9th नंबर में, तो आप क्या पाएंगे, SC ST है ना, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है ना, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए यदि विशेष अधिकारी की जरूरत पड़े, विशेष अधिकारी समझते हैं, एक विशेष आयोग जिसका काम है SC ST के कल्याण को ध्यान में रखना, इनके प्रति जो छुआछूत का समाज में भाव है उनको कम करना, यानी SC ST के हित के लिए जो आयोग काम करती है उसके अधिकारियों का भी नियुक्त करना किसका काम है, राष्ट्रपति का काम है। समझ रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में आप देखते होंगे कि छुआछूत जो है वो एक बहुत बड़ी क्या है, समस्या है। समझ रहे हैं। अगला आप देखेंगे क्या, अल्पसंख्यक भाषाई। अल्पसंख्यक भाषाई समझते हैं, यानी बहुत से ऐसे हमारे यहाँ लोग हैं, बहुत से लोग कहने का मतलब उनकी संख्या थोड़ी सी कम है, नहीं, बहुत ऐसे समुदाय हैं जिनकी संख्या छोटी छोटी है, नहीं, और वो अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो भारत की खूबसूरती तो यही है ना कि हमारे यहाँ अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके भाषा के साथ छेड़छाड़ हो, उनके संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हो, उनकी जो है वो बनी रहे। समझ रहे हैं। तो अल्पसंख्यकों की जो भाषा है, समझ रहे हैं, अल्पसंख्यक की जो क्या है, भाषा है, लिपि है, संस्कृति है,
उनके संरक्षण के लिए जो विशेष अधिकारी की अपॉइंटमेंट की जाती है वो भी कौन करते हैं? वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। क्या आप अपनी मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये सारा सिस्टम को, इन सभी अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति की जो ये शक्ति है, ये शक्ति किस में आती है? ये शक्ति आती है प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत। समझ गए? अब जरा सा एक चीज और समझिएगा। कहने के लिए आप देख रहे होंगे कि हर जगह ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति 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 नियुक्ति करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप पाएंगे तो राष्ट्रपति का सिर्फ यहां पर नाम है। राष्ट्रपति जो भी नियुक्ति करते हैं वो प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल के सिफारिश से करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मंत्रिमंडल जिस व्यक्ति के नाम को सजेस्ट करता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं। मतलब राष्ट्रपति का यहां पर विवेकीय शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति को मन हो गया कि यूपीएससी जो बोर्ड है इसका चेयरमैन जो है वो मंगरू को बना दे। तो राष्ट्रपति मंगरू को नहीं बनाएंगे जब तक मंगरू का नाम सजेस्ट मंत्रिपरिषद ने नहीं किया हो। इसका मतलब कि राष्ट्रपति की ये सारी शक्ति नहीं, ये खुद से प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इनको जहां पर प्रयोग करने के लिए मंत्रिपरिषद के द्वारा कहा जाएगा वो वहीं पर करेंगे। क्या अपनी बात में समझा पा रहा हूं? ये जो शक्ति है वो राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? ये राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति है। समझ गए? अब थोड़ा सा एक चीज और इसमें समझिएगा, और वो है राष्ट्रपति का क्या? सैन्य शक्ति। जरा सा इसको ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति मतलब मिलिट्री पावर ऑफ राष्ट्रपति, मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट को थोड़ा सा समझा जाए तो देखिएगा, इसको आप ध्यान से पाएंगे तो ये देखेंगे कि हमारे देश में जितने भी सेना हैं, सेना कहने का मतलब समझ रहे हैं? सेना कहने का मतलब कि एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, है ना, यानी सैन्य शक्ति के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्तियां हैं वो सैन्य शक्ति कहने का मतलब मिलिट्री पावर, है ना। तो राष्ट्रपति के पास जो क्या है? मिलिट्री पावर है। उसको थोड़ा सा समझा जाए तो आप पाएंगे क्या कि भारत के अंदर में जितने भी सेना है, सेना कहने का मतलब एयरफोर्स नहीं, आर्मी, है ना, नेवी, यानी जो भी सेना है, इन सभी सेना का ये क्या होते हैं? ये सर्वोच्च सेनापति होते हैं। यानी भारत में सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति है वो राष्ट्रपति होते हैं। इसका अर्थ क्या है? युद्ध अगर करना हो तो युद्ध करने का घोषणा, या युद्ध को रोकना हो तो युद्ध विराम का घोषणा, ये दोनों का दोनों कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। यानी राष्ट्रपति के इशारे पर ये सेना वॉर शुरू कर देंगे और राष्ट्रपति के इशारे पर ये सेना वॉर को रोक देंगे। इस शक्ति को हम क्या कहेंगे? सैन्य शक्ति कहेंगे। समझ रहे हैं? तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति हैं, जिनके इशारे से ये काम करते हैं। लेकिन ये आपको पढ़ने में लग रहा है, एक्चुअल में जो ये युद्ध की स्थिति की जो घोषणा होती है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है, करते राष्ट्रपति नहीं है। अगर राष्ट्रपति करते भी हैं तो मंत्री परिषद के सलाह पर ही करते हैं। इसका मतलब क्या है? राष्ट्रपति का ये भी जो है वो स्वविवेकीय शक्ति नहीं है। इसका मतलब मंत्री परिषद जब कहेंगे राष्ट्रपति को घोषणा करने के लिए तो राष्ट्रपति घोषणा करेंगे, और अगर नहीं कहेंगे तो राष्ट्रपति घोषणा नहीं करेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति है। अगला एक चीज और समझे हम लोग, राष्ट्रपति की तीसरी शक्ति, है ना। राष्ट्रपति की तीसरी जो शक्ति है वो है कूटनीतिक, है ना, कूटनीतिक शक्ति, है ना, या राजनयिक शक्ति, है ना। आप कूटनीतिक शक्ति कहिए या राजनयिक शक्ति कहिए, इसको डिप्लोमेट पावर बोलते हैं, है ना। डिप्लो क्या? मैट्स पावर, है ना। तो ये डिप्लोमेट्स पावर की बात हो रही है, ठीक है। तो डिप्लोमेट्स पावर क्या होता है इसको जरा समझा जाए, ठीक। डिप्लोमेट्स पावर के अंदर में देखिएगा क्या है, भारत, है ना, अपना क्या करती है? तो राजनयिक, है ना, राजनयिक, है ना, या कूटनीतिक, है ना, कूटनीतिक ऑफिसर्स को क्या करती है? नियुक्त करती है। राजनयिक कहने का मतलब क्या? एम्बेसडर, और कूटनीतिक कहने का मतलब डिप्लोमेट्स। तो भारत सरकार एम्बेसडर और डिप्लोमेट्स को अपॉइंट करती है। कहां पर? दूसरे देशों में। यानी हमारे देश के एम्बेसडर, हमारे देश के डिप्लोमेट्स दूसरे देश में अपॉइंट होते हैं और वो भारत सरकार के लिए वहां पर काम करते हैं। लेकिन उसकी जो नियुक्ति होती है, किसकी? एम्बेसडर की या डिप्लोमेट्स की, वो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। समझ रहे हैं?
और दूसरी चीज कि जो अगर हम किसी दूसरे देश में अपना डिप्लोमेट्स भेज रहे हैं या एम्बेसडर भेज रहे हैं, तो दूसरा देश वाला भी तो भारत में भेजेगा। तो दूसरे देश में अपने एम्बेसडर और डिप्लोमेट्स की नियुक्त करना राष्ट्रपति का काम है, और दूसरे देश से जो अपने देश में अपॉइंट हो रहे हैं उनका स्वागत करना भी राष्ट्रपति का काम है। ठीक है, तो डिप्लोमेट्स का स्वागत करना, एम्बेसडर का, दूसरे देश के डिप्लोमेट्स या दूसरे देश के एम्बेसडर को इंडिया में स्वागत करना, या अपने देश के डिप्लोमेट्स या एम्बेसडर को दूसरे देश में अपॉइंट करना, ये दोनों शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसी शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? कूटनीतिक या राजनयिक शक्ति बोलते हैं। लेकिन यह भी शक्ति राष्ट्रपति का स्वविवेकी नहीं है। देखने से ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपॉइंट उसी का करते हैं जिसका करने के लिए मंत्रिपरिषद क्या करती है? इस बात के लिए उनको सलाह देती है। तो मंत्रिपरिषद के सलाह से ही अपॉइंट करते हैं।